औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के हेडमास्टर एसएसटी लेक्चरर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर की ऑनलाइन तैयारी के सिलसिले में मैं सालिम मोहम्मद बड़ेच लेक्चरर एजुकेशन गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज क्वेटा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन, जिसको क्लासरूम असेसमेंट भी कहते हैं और इनोवेटिव असेसमेंट एंड एवोल्यूशन भी कहते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एवेल्युएशन में जो टॉपिक है हमारा रूब्रिक्स और मार्किंग स्कीम को हम आज डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे पास ये तो टॉपिक्स जिसको हम मार्किंग और रूब्रिक्स कहते हैं। इसको जो है बाकायदा तौर पे स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास मार्किंग, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम रूब्रिक्स को डिस्कस करेंगे कि रूब्रिक्स की मार्किंग हमारे पास कैसे होती है। और फिर बकायदा तौर पे हम मूव करेंगे रूब्रिक्स के टाइप्स को, हम फिर बकायदा डिटेल से विद एग्जांपल जो है हम समझेंगे कि वो किस तरह है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास कि मार्किंग हमारे पास ये है क्या। ठीक है, तो जी स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा कि हम असेसमेंट के प्रोसेस से गुजर चुके हैं और हमने असेसमेंट पढ़ा और उसके टूल्स पढ़े और बाकायदा तौर पे टेस्ट कंस्ट्रक्शन पढ़ा कि किस तरह हम जो है वो टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब जो हमारे पास बारी आती है वो है मार्किंग की आती है कि हम अपने स्टूडेंट्स के जब असेसमेंट करते हैं तो हम उनको जब मार्क्स अवार्ड करते हैं तो वो किस बेसिस पे करते हैं। ठीक है, तो वो हम जो है आज के इस सेक्शन में जो है आज हम सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारे पास मार्किंग है क्या, लफ्ज हमारे पास मार्किंग क्या है। फिर इसके बाद हम मूव करेंगे मार्किंग स्कीम। ठीक है, तो ये याद रखें कि हम जो अब पढ़ रहे हैं ये है मार्किंग। इसके बाद हम देखेंगे कि मार्किंग स्कीम जो है वो क्या है, जिसमें बाकायदा तौर पे हमें गाइड किया जाता है कि आप जब पेपर चेक करेंगे तो वो किन उसूलों के तहत करेंगे, किन स्टेप्स को जो है वो जहन में रख के जो है वो मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो अब जो बेसिकली हमारा जो सेशन है वो ये है कि हम पेपर को कैसे एवेल्युएट करते हैं। चलिए जी समझते हैं। मार्किंग इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग मार्क्स टू स्टूडेंट आंसर इन ऑर्डर टू जज देयर एकेडमिक अचीवमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड परफॉर्मेंस इन अ टेस्ट और एग्जामिनेशन। ठीक है, मार्किंग वो अमल है जिसमें तुलबा के जवाबात को नंबर दिए जाते हैं, यानी कि उनके पेपर को। ठीक है, ताकि हम इनकी तालीमी कारकर्दगी, इनकी जो परफॉर्मेंस है वो चेक करें, अंडरस्टैंडिंग चेक करें और एग्जाम में चेक करें कि वो कारकर्दगी कैसे दिखा रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे अपने नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इन चीज़ों को देख के, बच्चे की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को देख के जब हम मार्क्स अवार्ड करते हैं तो इस प्रोसेस को जो है हम मार्किंग का नाम देते हैं। ठीक है, तो मार्किंग का नाम देता है। ये आपने बहुत सुना होगा कि जब एग्ज़ाम होते हैं मैट्रिक के या एफएससी के, तो अक्सर जो है वो ऑफिशियल्स जो है वो पूछते हैं कि मार्किंग शुरू हुई है नहीं हुई है, मार्किंग शुरू हुई है नहीं हुई है। तो बेसिकली उनका मकसद ये होता है कि मार्किंग यानी कि पेपर को चेक करने का जो अमल है वो शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो जी डियर स्टूडेंट, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। अच्छा जी, अब हमारे पास आती है, जैसे मैंने आपको कहा कि पहले हम मार्किंग को समझेंगे और फिर उसके बाद मार्किंग स्कीम में आएंगे। ठीक है, अब हम मार्किंग स्कीम में आ गए। अब यहाँ पे हम बकायदा तौर पे सीखेंगे कि पेपर का जो चेक करने का प्रोसेस है वो क्या होता है। चलिए जी पढ़ते हैं। A marking scheme is a written guideline that explains how marks should be awarded for each question or part of a question in examination। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये रिटन गाइडलाइन है बकायदा तौर पे, जो हमें बताती है कि हर मखसूस सवाल और उस हिस्से को हम कितने मार्क्स देंगे। इस चीज को मार्किंग स्कीम कहेंगे, यानी कि हमारे पास बकायदा तौर पे एक रिटन गाइडलाइन होती है जिसने पेपर बनाया होता है
वो जो है बकायदा तौर पे अपने सब एग्जामिनर को देगा। अगर एक ही पेपर जो है टीचर चेक कर रहा है तो फिर वो बकायदा तौर पे अपने सामने गाइडलाइंस रखता है कि किन उसूलों के तहत वो पेपर चेक करेगा। तो हर क्वेश्चन के, हर पार्ट के बकायदा तौर पे गाइडलाइंस होते हैं, उसके बेस पे जो है वो पेपर चेक करते हैं। इट प्रोवाइड स्टैंडर्ड आंसर। तो जब वो मार्किंग स्कीम तैयार करता है तो उस जो सवाल लिखता है, जो उसने पेपर में दिया होता है, तो उसके बकायदा तौर पे स्टैंडर्ड आंसर भी जो है वो प्रोवाइड करता है। अगर वो एक से जायद एग्जामिनर अगर उस पेपर को चेक कर रहे हैं, उसमें बकायदा तौर पे अहम नुकात और मार्क्स एलोकेशन जो है बता दी जाती है कि अगर बच्चे ने ये पार्ट लिखा था, ये सेक्शन लिखा था, तो इसको आपने इतने मार्क्स देने हैं, और अगर ये सेक्शन लिखा था, इसको आपने इतने मार्क्स देने हैं। A marking scheme ensures uniformity and consistency among different examiner। अब देखें, बाज औकात एक तो आपके जो सेमेस्टर के एग्जाम जो होते हैं ना, तो उसमें तो टीचर जो है वो एक होता है जो मार्कर होता है, जो पेपर चेक करता है। वो किन बुनियादों पे पेपर चेक करते हैं वो आगे हम जाएंगे उस पे, रूब्रिक्स में जो वो ज्यादातर यूज करते हैं। मार्किंग स्कीम जो है, ये देखें यहाँ पे लफ्ज आया है कि यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी अमंग डिफरेंट एग्जामिनर। अब यहाँ पे जैसे कि बोर्ड ऑफिस में एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, जिसको हेड कहते हैं, हेड उसको कहते हैं जिसने पेपर बनाया होता है। ठीक है। तो वो जब केमिस्ट्री का पेपर मिसाल के तौर पे, या फिजिक्स या बायो, किसी भी सब्जेक्ट का मैट्रिक या एफएससी का पेपर जब वो बनाता है, तो वो क्या करता है, मार्किंग स्कीम बनाता है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है हमारे पास मार्किंग स्कीम आएगी। ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, फिर उसकी मार्किंग स्कीम जो है वो आते हैं। तो वो पूरा पेपर जब बना लेता है, फिर उस पूरे पेपर की मार्किंग स्कीम बनाता है। फिर ये जो डिफरेंट एग्जामिनर है ना, जो अब जाहिर है अभी मैट्रिक में मिसाल के तौर पे मैं एक आपको बता देता हूँ कि उसमें लाखों बच्चे जो हैं वहाँ पे अपियर होते हैं। तो लाखों बच्चे जो अपियर होंगे, उसमें से जो ख़ास तौर पे हम बात कर लेते हैं कि बहुत ही ज़रूरी जैसे सब्जेक्ट होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि इंग्लिश, चाहे एफए का हो, एफएसी का हो, साइंस के हो या आर्ट्स के स्टूडेंट हो, वो सब रखते हैं। अब इंग्लिश के पेपर चेक करने के लिए तो जाहिर है उसका उतना वक्त तो नहीं होगा कि वो लाखों पेपर चेक करे। तो वो क्या करते हैं, अपने सब एग्जामिनर्स को बिठाते हैं। ठीक है। सब एग्जामिनर क्या होते हैं कि बाकी टीचर्स को वो गाइड करता है कि आपने पेपर इस तरह चेक करना है। तो 30-30, 20-20 के ग्रुप बन के जो है वो पेपर की चेकिंग करते हैं। ठीक है। अब वो जो पेपर की चेक करेंगे तो उनको मार्किंग स्कीम दी जाएगी। ठीक है। मार्किंग स्कीम में ये लिखा होता है कि अगर बच्चे ने इस ऐसे को इस तरह लिखा था तो आप ये देंगे, अगर इस बच्चे ने इस पार्ट को एग्जाम्पल दिया था तो आपने उसको इतने मार्क्स देने, अगर बच्चे ने जो है वो ये कंसेप्ट लिखा था, ये डायग्राम बनाई थी, तो आपने इसको इतने नंबर। बकायदा तौर पे पूरी गाइडलाइंस होती है। ठीक है। इससे ये होता है कि बाकी एग्जामिनर जो है वो उस स्कीम के तहत, मार्किंग स्कीम के तहत फिर सारे पेपर चेक करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो वर्डिंग आई है कि ये इसलिए की जाती है कि तमाम जो टीचर हैं, अब देखें, एक टीचर जो है वो दिल खोल के नंबर दे रहा है, दूसरा टीचर जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग कर रहा है। तो ये इसलिए होती है कि तमाम एग्जामिनर में यूनिफॉर्मिटी आ जाए। तो मार्किंग स्कीम जब हम देते हैं तो तमाम एग्जामिनर कम से कम वो एक ही जैसा पेपर चेक करें और एक ही जितने नंबर दें। ठीक है। तो ये कोशिश इंश्योर की जाती है, तो लिहाजा इस चीज को हम मार्किंग स्कीम का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर इस हवाले से अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सवालात हैं, तो आप जो है वो पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। चलें जी, मैं आगे चलता हूं। अब जैसे मैंने कहा कि मार्किंग स्कीम के लिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो बताता हूं। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें कि अब तो जाहिर है, ये तो मार्किंग स्कीम तो वैसे पूरे पेपर की होती है, तो लिहाजा अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। तो लिहाजा मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ आपको एक नंबर दूंगा। ठीक है। सही। अच्छा जी, अब हम आते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम जो है करते हैं। अब फर्ज कर लें कि ये क्वेश्चन मैंने पेपर में दिया है और इसकी मैं मार्किंग स्कीम आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, फिर आप तमाम जो है वो पेपर को इस स्कीम के तहत जो है फिर आप चेक करेंगे। ठीक है। अगर ये मार्किंग स्कीम जो है अगर टीचर फराहम ना करे, या जो एग्जाम जो सब्जेक्ट हेड है वो एग्जामिनर ना करे, तो फिर क्या होगा, कोई उसको 60 मार्क्स देगा, दूसरे टीचर से चेक कराएंगे वो उसको 40 मार्क्स देगा, तीसरे टीचर से चेक कराएंगे तो 70 मार्क्स देगा। तो लिहाजा यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी नहीं होगी, जिससे बच्चों को क्या होता है, बच्चों के साथ नाइंसाफी होती है। तो लिहाजा मार्किंग स्कीम इसीलिए डेवलप करते हैं कि अगर इसको टीचर्स, मुख्तलिफ टीचर से चेक कराया जाए, तो कम से कम उनमें यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी हो, यानी कि 65, 65,
65, 66 और 64, ये हमारे पास ऐसी रेशियो है जो एक्सेप्टेबल है, कि ये हमारे पास एक्सेप्टेबल है, तो इस तरह पेपर बन जाए। ठीक है, चलिए जी, अभी हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को हम समझते हैं। ठीक है, चलें जी, क्वेश्चन को भी हम समझते हैं। देखें, सबसे पहला ये सब पूछा जा रहा है डिफाइन पोल्यूशन, यानी कि इस क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या करेंगे, तो पहला हमारे पास सेक्शन है कि पोल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे। सेकंड है नेम एंड एक्सप्लेन द मेजर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन विद एग्जांपल्स। अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, बकायदा तौर पे मेजर टाइप्स पूछी गई हैं और एग्जांपल्स पूछी गई हैं। ये सेकंड पार्ट हो गया। अब तीसरे पार्ट पे आते हैं। तीसरे पार्ट में जो है एग्जामिनर पूछ रहा है सजेस्ट मेजर टू कंट्रोल पोल्यूशन। अब देखें, इसमें तीन पार्ट आ गए। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, ड्रा नीट एंड लेबल डायग्राम। अब यहां पे हमारे पास फोर सेक्शन आ गए हैं। तो जो हमारे से बच्चों से गलतियां होती हैं, तो वो क्या होती हैं, बेसिकली तौर पे एज अ स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, एज अ स्टूडेंट की हम बात करते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पोल्यूशन पे और उसके टाइप्स पे जो है वो ज्यादा फोकस करते हैं, और ये वाला एरिया जो है वो इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्क्स कम आते हैं। अब वो क्यों कम आते हैं, अभी अभी हमें पता चलेगा कि क्यों कम आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को आपने समझ लिया। क्वेश्चन में जो है हमारे पास कितने पार्ट हैं, चार पार्ट हैं। पहला पोल्यूशन, दूसरा मेजर टाइप्स विद एग्जांपल्स, तीसरा टू सजेस्ट मेजर टू कंट्रोल पोल्यूशन, और फोर्थ लेबल डायग्राम। ये चार चीजें जो है हमसे क्वेश्चन में डिमांड की गई है। अब हम, जाहिर है अभी इसमें हमने हजारों बच्चों का पेपर चेक करना है, तो भी मैं अपने सब एग्जामिनर्स को जो मेरे अंडर काम करेंगे और बाकी जो टीचर्स होंगे जो पेपर चेक करेंगे, अब मैं उनके लिए मार्किंग स्कीम तैयार करूंगा, उनको दूंगा, ताकि वो सब एक ही पैटर्न पे ये पेपर चेक करें। चलें जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास समरी है। ठीक है, अब ये मार्किंग स्कीम की जो है वो समरी है। मार्किंग स्कीम अभी आगे आएगी। ठीक है, अब ये उसकी समरी मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्किंग स्कीम जो है वो क्या थी। जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे आपको जो दिए गए थे वो मुख्तलिफ पार्ट्स थे, सेक्शन थे। अब यहाँ पे हम उसी को डिस्कस करेंगे, चलें देखते हैं। ठीक है, अगर बच्चा पोल्यूशन की डेफिनेशन लिखेगा तो हम उसको 2 मार्क्स से अवार्ड करेंगे, दो से ज्यादा अवार्ड नहीं करेंगे। अगर वो बिल्कुल एग्जैक्ट भी लिख रहा है तो मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास 2 है। अगर उसमें वो कम करेगा तब हम उसको 1 नंबर अवार्ड करेंगे। अच्छा जी, हमारे पास बेसिक जो मेजर टाइप्स ऑफ पोल्यूशन होती हैं वो चार होती हैं। अगर वो सबके नाम लिख रहा है तो हम उसको 4 अवार्ड करेंगे। अगर वो 3 के नाम लिख रहा है तो 3 अवार्ड करेंगे। अगर वो 2 के लिख रहे हैं तो उसको 2 का अवार्ड करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन एग्जांपल्स। अगर वो तमाम की एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स अच्छी तरह लिख रहा है तो हम उसको 6 अवार्ड करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम फिर चलते जाएंगे, 5 4 3। कंट्रोल मैयर, अगर वो हमें सजेस्ट करेगा कि हम पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम उसको 5 जो है नंबर अवार्ड करेंगे। अगर उसने कम एक्सप्लेन किया या फिर जो है ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, तो फिर हम उस पे 4 पे अवार्ड कर लेते हैं, 3 पे अवार्ड कर लेते हैं। हम बेसिकली तौर पे ये हम देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली तौर पे हमारे पास चार जो हैं वो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हैं, तो जाहिर है तो वो कंट्रोलिंग मैयर जो है वो 4 के बताएगा। तो हम देखेंगे तो उसको 4 मार्क्स अवार्ड करेंगे, या सिंपल जर्नल 4 टाइप्स हो गई और एक हमारे पास पोल्यूशन हो गया। तो हम 5, अगर वो पांचों के लिख रहा है तो 5 के अवार्ड करेंगे, 4 के लिख रहा है 4 का, 3 का हम 3 का। इसी तरह हमारे पास डायग्राम जो है उसकी बकायदा तौर पे हमने 3 नंबर लिखे हैं। अगर वो नीट क्लीन और बकायदा तौर पे लेबल्ड करेगा, अच्छे डायग्राम, कंसेप्चुअल डायग्राम, रिलेटेड रेलेवेंट जो डायग्राम बनाएगा, तो हम उसको 3 मार्क्स देंगे। ठीक है, और फिर हम बता देंगे मार्किंग स्कीम में, अगर उसने सही डायग्राम नहीं बनाई, उसको लेबल नहीं किया, तो 2 बताएंगे, बहुत ही वो बनाई तो नहीं थी, और अगर उसने डायग्राम नहीं बनाई थी तो इसका मतलब है हम उससे क्या करेंगे, 3 नंबर जो है वो डिडक्ट करेंगे। ठीक है, ये होती है हमारे पास मार्किंग स्कीम। चलें जी, अब हम क्या करते हैं, इसको बकायदा तौर पे समझते हैं। या तो सिर्फ हमने ब्रीफ समरी देखी कि मार्क्स के हवाले से, अब हम उसको बकायदा तौर पे देखते हैं कि क्या है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं बकायदा तौर पे इसको समझते हैं। ठीक है, अच्छा जी, समझते हैं। अच्छा, पहले हम कह रहे हैं कि डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन पे हमने 2 मार्क्स देने हैं। कैसे देने हैं,
यहाँ पे भी देखें, ये मार्किंग स्कीम मेरे सामने पड़ी होगी। डियर स्टूडेंट, ये याद रखें कि 20 टीचर या 30 टीचर जो पेपर चेक कर रहे हैं, उन सब के पास ये डॉक्यूमेंट सामने पड़ा होगा और वो पेपर चेक कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए जी, अब आते हैं। Marks should be awarded for correct and clear definition of pollution, indicating contamination of environment and its harmful effect. ठीक है, तो बकायदा तौर पे अगर वो बिल्कुल जो है वो सही डेफिनेशन लिखेगा तो उसको हम 2 नंबर अवार्ड करेंगे। इसके बाद देखें, हमने बात की है नेमिंग द टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, कितने मार्क्स दिए हैं? 4 मार्क्स। तो हमारे पास बेसिकली तौर पे देखें, एक ये हो गया हमारे पास, वो एयर पोल्यूशन के बारे में लिखेगा, वाटर पोल्यूशन के बारे में लिखेगा, सॉइल पोल्यूशन के बारे में लिखेगा और नॉइस पोल्यूशन के बारे में लिखेगा। तो ये हमारे पास 4 हो गए। ये 4 को अगर वो बकायदा तौर पे नाम मेंशन करता है तो हम उसको ये 4 मार्क्स बकायदा तौर पे अवार्ड करेंगे। ठीक है, चलें जी, आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन विद कॉजेज एंड एग्जांपल्स। यहां पे मार्क्स शुड बी अवॉर्डेड फॉर एक्सप्लेनिंग द नेम टाइप ऑफ पोल्यूशन, इंक्लूडिंग देयर कॉजेज, इफेक्ट्स एंड सुटेबल एग्जाम्पल। वो बकायदा तौर पे उसके वजूहात बयान कर रहा है, उसके असरात बयान कर रहा है और उसकी मिसालें दे रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको 6 मार्क्स जो है वो अवार्ड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखें हमारे पास जो यहाँ पे सेक्शन था, अब देखें 2 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बकायदा तौर पे ये देखें कि 6 4 10 और 12 मार्क्स जो है हमने यहाँ पे वो कर लिए। अब यहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग 8 मार्क्स हैं वो यहाँ पे अभी हम देखते हैं। अब देखें 5 और 3 8, अब हमारे पास टोटल 20 मार्क्स बन जाएंगे। चलें जी, अब यहाँ पे समझते हैं हमारे पास। Marks should be awarded for suggesting effective and practical measure to control pollution। अब यहाँ पे बच्चा जो है बकायदा तौर पे अच्छे जो है वो जो है वो चीज़ें जो है वो सजेस्ट करेगा कि हम पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, प्रैक्टिकल मेजर को जो है बताएगा। तो अच्छा उसने लिखा होगा तो हम 5 मार्क्स जो है उस बच्चे को अवॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर वो जो 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन थे और एक पोल्यूशन था, तो हर एक को अगर वो डिफाइन करेगा, अच्छे प्रैक्टिकल मेजर लेगा, तो हम हर एक का जो है उसको एक एक नंबर जो है वो देंगे। अगर उसने 2 टाइप्स के लिखे तो फिर हम 2 नंबर देंगे। अगर उसने 3 टाइप्स के लिखे और जो है जो है वो प्रैक्टिकल मेजर जो है सजेस्ट किए, तो हम उसको 3 नंबर देंगे। तो बिल्कुल एग्जामिनर को जो है इस बारे में क्लियर होना चाहिए कि वो जितना लिखेगा उसी के मेरिट पे जो है उसको मार्क्स मिलने चाहिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब आते हैं डायग्राम के सेक्शन में। ठीक है, 3 मार्क्स हमने किया। अब 3 मार्क्स हमने किस बच्चे को देने हैं, कि चाहे वो जिस तरह भी डायग्राम बनाए तो हम उस स्टूडेंट को जो है वो डायग्राम जो है वो उसके बेस पे हम उसको मार्क्स देंगे? नहीं, हमने 3 मार्क्स उसको देने हैं जो हर वाले से बराबर हो। फिर अगर उसमें कुछ कमी है और कुछ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो उसको हम 2 मार्क्स देंगे। इसी तरह हम उसको 1 मार्क्स देंगे। चले जाते हैं। Marks should be awarded for a neat, relevant, and properly labeled diagram related to one on any type of pollution। कोई भी जो है पोल्यूशन जो हमने 4 मिसाल के तौर पे बच्चों को पढ़ाई हैं, 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, तो उसमें अगर वो कोई एक पे जो है वो डायग्राम बना रहा है जो बिल्कुल नीट है, रिलेवेंट है और प्रॉपरली लेबल्ड है, तो उसको हम 3 मार्क्स देंगे। ठीक है, इसमें अगर मिसाल के तौर पे 3 मार्क्स हो गए, अगर उसने जो है सही जो है वो लेबल नहीं किया तो चलो हम 2 मार्क्स दे देते हैं। और लेबल भी नहीं किया, थोड़ा जो है डायग्राम भी जो है वो वाजिया नहीं है, तो उसको हम 1 मार्क्स देंगे। और जिसने बिल्कुल भी डायग्राम नहीं बनाया था तो उसके हम बकायदा तौर पे 3 जो मार्क्स हैं वो हम माइनस करेंगे, डिडक्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप जो है वो पूछ सकते हैं इस हवाले से। क्लियर है? अच्छा जी, अब हम आते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं हमारे पास मार्किंग में। ये क्या है? प्रिपेयर्ड बिफोर मार्किंग बिगेन। इम्तिहानात शुरू होने से पहले इसको जो है बकायदा तौर पे तैयार किया जाता है, बल्कि पेपर जो बिल्कुल जो बकायदा तौर पे पेपर जब एक टीचर बना लेता है या हेड बना लेता है, तो वो उसी टाइम जो है वो मार्किंग भी बना लेता है और उसमें रख लेता है और बकायदा तौर पे बोर्ड ऑफिशियल या दूसरे ऑफिशियल्स को जो है वो जमा करा देता है। और जैसे ही पेपर जब स्टार्ट होते हैं तो उसमें बकायदा तौर पे ये जो है ये अमल शुरू हो जाता है।
तो स्पेसिफाइज मार्क्स ऑफ फॉर ईच पॉइंट, इसकी ये एक खुसूसियत है कि हर सवाल के हर एक हिस्से पे हर एक पॉइंट के हवाले से जो है वो बता दिया जाता है कि कौन से सेक्शन को कितने नंबर दिए जाने चाहिए। ठीक है। इससे ये होता है कि तमाम एग्जामिनर फिर एक ही तरीके से चेक करते हैं। ठीक है, तो उनमें फिर कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी आती है। इंक्लूड एक्सेप्टेबल अल्टरनेटिव आंसर, यहाँ पे जो है बाज औकात हम ये भी, क्योंकि जो है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जब हम बनाते हैं मार्किंग स्कीम, ऑब्जेक्टिव की तो बड़ी आसान है ना, हम तो बाकायदा तौर पे ट्रू फॉल्स का हम बाकायदा तौर पे मेंशन कर देते हैं, उसको तो चेक करना बड़ा आसान है। एमसीक्यूज हो गए वो भी बड़ा आसान है। तो जो हमारे पास जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि हम बाकायदा तौर पे अल्टरनेटिव आंसर तैयार करते हैं कि बच्चा जो है वो ये आंसर भी दे सकता है, बच्चा हो सकता है वो अपने अल्फाज में ये आंसर भी दे सकता है, बच्चा हो सकता है सी आंसर भी दे सकता है। तो मुख्तलिफ सेक्शंस होते हैं, अगर बच्चे ने ये जो है जवाब लिखा भी तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, ये लिखा भी तो एक्सेप्ट करेंगे, ये भी लिखा एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है। इंश्योर कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी को इंश्योर करता है क्योंकि तमाम एग्जामिनर एक ही पैमाने पर और मार्किंग स्कीम रख के सामने जो है वो पेपर को चेक कर रहे होते हैं। तो अगर ये पेपर किसी और से भी चेक कराया जाए तो चांसेस हैं कि, अगर बशर्त है कि वो मार्किंग स्कीम्स से मार्किंग स्कीम को मद्देनजर रख के जो है अगर वो पेपर चेक किया तो उसमें कंसिस्टेंसी होगी। ये याद रखें कि अगर मार्किंग स्कीम से चेक नहीं किया गया है तो फिर उसके चांसेस बहुत ज्यादा वाजे हैं कि एक टीचर ने 50 नंबर दिए होंगे, मार्किंग स्कीम तैयार नहीं है, दूसरा टीचर उसको 70 नंबर दे सकता है और तीसरा टीचर उसको 40 नंबर दे सकता है। अगर हमारे पास मार्किंग स्कीम ना हो तो 50, 70, 40 इतना बड़ा गैप आ सकता है। और अगर हमारे पास मार्किंग स्कीम हो तो फिर कंसिस्टेंसी आ सकती है। कंसिस्टेंसी फिर हम इसको देखते हैं कि 51 है, 53 है, ठीक है, या फिर हम कहते हैं 49 है। ठीक है। इसको, ये माइनर चेंजेस हैं, ठीक है, ये माइनर है, ये माइनर डिफरेंस है, इसको हम कंसिस्टेंसी कह सकते हैं। ये वाली कंसिस्टेंसी नहीं है कि 50, 70 और 40 इतना गैप, 20, 20, 30, 30 नंबर का जो गैप होता है उसको हम कंसिस्टेंसी नहीं कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे चलते हैं। सपोर्ट्स एनालिटिकल मार्किंग, तज्जियाती मार्किंग को करते हैं, बकायदा तौर पे आपको मेंशन किया जाता है कि उसके डेफिनेशन पे आपने जो है कितने मार्क्स देने हैं, आपने उसके डिटेल पे कितने मार्क्स देने हैं, आपने उसके एक्सप्लेनेशन पे कितने मार्क्स देने हैं और आपने उसके डायग्राम पे कितने मार्क्स देने हैं। तो एनालिटिकल जो है हर एक को जो है वो तज्जिया किया जाता है। एडवांटेजेस क्या है? इंश्योर यूनिफॉर्म एंड फेयर मार्किंग, फेयर मार्किंग और मुनसिफाना मार्किंग जो है वो यकीनी बनाती है, क्योंकि तमाम जो पर्चा जात हैं वो एक ही जो है वो जांच तले जो है वो चेक किया जाता है कि सिस्टम से, तो जो है यूनिफॉर्मिटी जो है वो इंश्योर होती है। कोई सीआर, कोई मॉनिटर या कोई फेवरेट स्टूडेंट जो है उसको ज्यादा नंबर नहीं मिलते या किसी से नाइंसाफी नहीं होती। रिड्यूसेस वेरिएशन अमंग एग्जामिनर, अब जैसे मैंने कहा ना कि जो है 20 से 30 टीचर्स का ग्रुप होता है और वो पेपर चेक करते हैं। तो अब वो 20 और 30 जो स्टूडेंट होते हैं, 20 और 30 जो टीचर्स हैं वो ग्रुप हैं, अब वो हर कोई, अगर उसको आप रूब्रिक्स ये इसकी मार्किंग स्कीम ना दो तो वो हर कोई अपने अंदाज से पेपर चेक करेगा। तो हम क्या करते हैं, उस वेरिएशंस को कम करने के लिए ये जो है मार्किंग स्कीम को देते हैं कि वो बकायदा तौर पे इसको रख के सामने जो है पेपर चेक करें। तो फिर क्या होते हैं, तमाम में जो वेरिएशंस होते हैं, जो बहुत ज्यादा गैप होता है, 10 नंबर कोई ज्यादा दे रहा है, 10 नंबर कोई कम दे रहा है, वो कम हो जाते हैं। ठीक है। इंप्रूव्स रिलायबिलिटी ऑफ रिजल्ट, यहाँ पे जो है वो आपका रिजल्ट जो है उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक ही सिस्टम से चेक हो रहा है, आप उसको दूसरे सिस्टम से चेक कराएं, तीसरे टीचर से चेक कराएं, सबके जो मार्क्स होंगे, परसेंटेज होंगे, वो एक होगी, तो लिहाजा रिलायबिलिटी और जो रिजल्ट पे जो एतमाद है वो बढ़ जाता है। सेव टाइम्स ड्यूरिंग मार्किंग, अगर मार्किंग आपके पास सामने पड़ी है और मार्किंग बनाई गई है तो आप पेपर को बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं और उस पर इतने टाइम ज़ाया नहीं होगा। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो फिर बहुत सोचना पड़ेगा कि मैं कितने मार्क्स दूं, एग्जाम्पल्स को आप पढ़ेंगे फिर कंफ्यूज होंगे कि कितने मार्क्स दूं, और वो याद भी नहीं रहता। अगर आप एक माइंड सेट से लेके चलेंगे तो वो दिमाग में इतनी चीज़ें सेव नहीं होती, तो फिर आप किसी को ज़्यादा नंबर दे रहे हैं, साथ वाला टीचर बैठा है वो पेपर चेक कर रहा है वो बहुत कम मार्क्स दे रहा है, तो इसमें ही होगा। तो लिहाजा ये जो है बहुत बचत करती है टाइम की। हेल्प मेंटेन असेसमेंट स्टैंडर्ड, ये जो है मैार को बरकरार रखता है, क्योंकि एक मैार के मुताबिक तमाम टीचर उसको चेक कर रहे होते हैं। चलें जी, अब हम इसके जो है बाकायदा तौर पे चलते हैं डिसएडवांटेजेस पे।
अच्छा जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन और मार्किंग स्कीम क्या है, ठीक है। और ये कब बनाए जाते हैं। तो बड़ा अच्छा सवाल है, जो है स्टूडेंट ने पूछा है, बड़ा जबरदस्त सवाल है। ये याद रखें कि टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन पेपर से पहले बनाया जाता है। पेपर से पहले बनाया जाता है। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन आपको आइडिया देता है कि आपने कितने मार्क्स का पेपर देना है, कितने उसमें कोग्निटिव डोमेन और कौन कौन से एरिया को डिस्कस करना है, और हर चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपने चूज करने हैं, वो पेपर से पहले आपको आइडिया देता है। मार्किंग स्कीम पेपर के, जो पेपर आपने बना लिया, पेपर के बाद फिर आप मार्किंग स्कीम बनाते हैं, ठीक है। तो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन पेपर से पहले, मार्किंग स्कीम और रूब्रिक्स पेपर के बाद, ठीक है। चलिए जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, कैन बी रिजिड इन नेचर। ये हो सकता है कि टेबल ऑफ, जो हमारे पास मार्किंग स्कीम इतनी रिजिड हो कि अगर बच्चे ने जो है वो मिसाल के तौर पे कोई अपने ओन वर्ड्स में लिखा है, बाज़ औक़ात जो है वो इतने रिजिड और इतने सख्त जो है वो मार्किंग स्कीम बनाए जाते हैं कि बच्चा अगर उस कंसेप्ट को थोड़े और अल्फाज में लिखता है या उससे हट जाता है, तो उसको मार्क्स नहीं दिए जाते। यहाँ पे ये चीज जो है वो यहाँ पे इसमें बहुत ज्यादा होती है। तो बाज़ औक़ात जो है ये, जैसे हमने डिस्कस किया, कि बड़े रिजिड बनाए जाते हैं, यानी कि थोड़ा सवाल से हट के उसने अगर जनरल इंफॉर्मेशन दी है, दूसरी दी, तो उसको मार्क्स जो है अवार्ड नहीं किए जाते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा रिजिड है, ठीक है। में लिमिट एग्जामिनर जजमेंट। यहाँ पे जो पेपर चेक करने वाला एग्जामिनर है, उसके फैसले को बड़ा महदूद कर दिया जाता है। वो अपने जहन से नहीं सोचता, बल्कि वो फिर सिर्फ और सिर्फ जो है, जो उसके सामने मार्किंग स्कीम पड़ी है उसको देख के जो है वो मार्क्स को अवार्ड करता है। हो सकता है, जैसे मैंने कहा, कि एक जो डायग्राम के उसने 3 मार्क्स दिए हैं, हो सकता है उस बच्चे ने 3 मार्क्स का डायग्राम नहीं बनाया हो, लेकिन उसने जो प्रैक्टिकल मैयर जो सजेस्ट किए हैं कि आप आलूदगी को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, तो वो इतने कमाल के हों, इतने यूनिक हों और इतने साइंटिफिकल बेस हो, लेकिन एग्जामिनर के यहाँ पे हाथ बन जाते हैं, वो इसको ज्यादा मार्क्स अवार्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जो है मार्किंग स्कीम में है। तो लिहाजा वो जो है ये पाबंद है कि वो ये मार्क्स काटेगा। तो बाज़ औक़ात जो है ये चीज़ हो जाती है, ठीक है, एग्जामिनर के हवाले से। डिफिकल्ट टू प्रिपेयर कम्प्लेक्स क्वेश्चन। अब एक ऐसा क्वेश्चन मिसाल के तौर पे जो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, बहुत डिटेल वाला क्वेश्चन है, उसकी रूब्रिक्स, उसकी मार्किंग स्कीम बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब देखें, मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि मिसाल के तौर पे कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में उसमें लिखा होता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल 3000 वर्ड्स का ऐसे लिखे, ठीक है, या फिर 1500 वर्ड्स का ऐसे लिखे। अब देखें इसके लिए कितना कम्प्लेक्स हो जाएगा। अब इसके लिए मैं कैसे मार्किंग स्कीम बनाऊंगा, किधर में मार्क्स जो है वो, और फर्ज कर लें कि इसको जो है वो 20 नंबर अवार्ड दिए जा रहे हैं, ठीक है। अब 20 नंबर को मैं कैसे स्पेसिफाई करूंगा, कैसे चेक करूंगा, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास सारे चैलेंजेस हैं और डिसएडवांटेजेस जो मैं पढ़ रहा हूँ। मैं इग्नोर क्रिएटिव रिस्पॉन्सेज। अब जैसे मैंने कहा कि एक बच्चे ने प्रैक्टिकल स्टेप्स जो मेयर किए हैं, वो बड़े बेहतरीन लिखे हैं, बड़े एक्सीलेंट लिखे हैं, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जो है उसने प्रेजेंट किया है। अब क्या होगा कि उसने अगर बेहतरीन लिखे हैं और जो इस वक्त दुनिया में राइज नहीं है, वो तरीका भी जो है उसने बता दिया है, जो बेहतरीन जो है हो सकता है, लेकिन एग्जामिनर उसको मार्क्स नहीं दे सकता, क्योंकि मार्किंग स्कीम में ही डिफाइन नहीं है। मार्किंग स्कीम में ने जो है उसने कहा गया है कि भाई आपने सिर्फ 5 नंबर देने, 4 नंबर देने और ज्यादा नहीं देने, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा ये है हमारे पास नीड रेगुलर रिवीजन। तो नीड्स हमारे पास जो है बकायदा तौर पे इसकी रेगुलर रिवीजन जो है दरकार होती है, वक्तन फवक्तन। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक दफ़ा जो है वो डायग्राम के नंबर जो है वो 3 नंबर जो है, वो अगर आपने डायग्राम सवाल में से निकाल दिया, तो फिर जो बाकी जो सवाल होंगे वो फिर दोबारा आपने रिवाइज करने होंगे, ठीक है। तो जी स्टूडेंट, ये तो था हमारे पास जो है मार्किंग के हवाले से जो सेशन था, हमने इसको पढ़ा। तो इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो बता दे, ताकि फिर हम बकायदा तौर पे रूब्रिक्स की तरफ चलते हैं। तो जी डियर स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास जो सेशन है वो हमारे पास रूब्रिक्स का है।
ठीक है। तो ये याद रखें कि रूब्रिक्स का जो हमारे पास पोर्शन है, ये भी दरअसल मार्किंग स्कीम ही है। लेकिन रूब्रिक्स के अंदर हम बकायदा तौर पे मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ेंगे, और हर एक टाइप्स की जो है वो एक अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होंगी कि कौन सा रूब्रिक जो है वो किस सब्जेक्ट के लिए जो है वो सही है, किस स्पेसिफिक टास्क के लिए सही है, और किस सिनारियो में काम करेगा, वो चीजें अभी हम सीखेंगे। ठीक है। तो रूब्रिक्स भी हमारे पास मार्किंग स्कीम का ही पार्ट है, लेकिन ये इसके अंदर फिर मुख्तलिफ जो है उसकी इकसाम आ जाती है, उसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे पास रूब्रिक की डेफिनेशन है क्या। रूब्रिक को समझते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इसके बाकायदा तौर इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इसके टाइप्स पे हम डिस्कस करेंगे। Rubric. A rubric is a scoring guide that clearly outlines how marks are divided for different parts of a student answer. तो हमारे पास रूब्रिक क्या है? ये एक स्कोरिंग गाइड है जो कि हमें बताती है कि आपने पेपर कैसे चेक करना है, पेपर को कैसे एवेलुएट करना है। और बकायदा तौर पे हमें डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बताएगी कि स्टूडेंट के जो रिस्पॉन्सेज हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स को आपने कैसे एवेलुएट करना है और किस तरह नंबर देना है। हेल्प टीचर्स एवेल्युएट आंसर फेयरली एंड सिस्टमेटिकली। तो रूब्रिक्स ये इंश्योर कराता है कि हम जब पेपर चेक करते हैं तो वो बिल्कुल मुनसिफाना होंगे, और बकायदा एक सिस्टम के तहत एक मुनज़्ज़म अंदाज में चेक किए जाएंगे, ताकि इस किसी भी बच्चे के साथ जो है वो नाइंसाफी ना हो। improves ट्रांसपेरेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी इन ग्रेडिंग। तो ये शफाफियत को जो है वो मुमकिन बनाती है, ताकि किसी भी बच्चे से हम जो है वो फेवर की बुनियाद पे किसी को ज्यादा मार्क्स ना दें, या फिर किसी जो है के साथ जो है वो अ, कोई टीचर बायस ना हो और उसको कम मार्क्स ना दे। तो ये शफाफियत को जो है वो यकीनी बनाती है। अच्छा जी, एग्जाम्पल पे आते हैं। फॉर द क्वेश्चन ऑन पोल्यूशन, मार्क्स आर डिवाइडेड फॉर डेफिनेशन, टाइप्स, एग्जाम्पल, कंट्रोल मैयर एंड डायग्राम। तो उसी एग्जाम्पल को हम लेके चलेंगे कि मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन है, तो उसमें जो है वो डेफिनेशन के बारे में पूछा गया है, तो इसके अलग हम मार्क्स लिखेंगे। टाइप्स के अलग हम उसके मार्क्स जो है वो मेंशन करेंगे, एग्जाम्पल्स के अलग, कंट्रोल मैयर के अलग और डायग्राम के अलग जो है हम मेंशन करेंगे। तब हमारे पास ये रूब्रिक का जो है वो तस्वर जो है वो हमें मुकम्मल देगा। ठीक है। तो रूब्रिक स्टूडेंट समझ आ गया। चलिए जी, अभी हम आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे पास रूब्रिक्स के मुख्तलिफ टाइप्स हैं। ठीक है, तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टाइप को हम कहते हैं होलिस्टिक रूब्रिक। सेकंड वाले को हम कहते हैं एनालिटिक रूब्रिक, एनालिटिकल रूब्रिक भी इसको हम कहते हैं। थर्ड वाले को हम कहते हैं जनरल रूब्रिक। और फोर्थ वाले को हम कहते हैं टास्क स्पेसिफिक रूब्रिक। ठीक है। अब इसको जो है बकायदा तौर पे समझते हैं कि कौन सा जो रूब्रिक है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है और उसका यूज क्या है। तो चलें, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे पास होलिस्टिक। देखिए, नाम से हमारे पास जाहिर है होलिस्टिक। इसका मतलब है ओवरऑल स्कोर, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है हम जज करते हैं। गिव वन ओवरऑल स्कोर फॉर द आंसर। हम सबको एज अ वोल जो है वो मार्क्स जो है वो एलोकेट करते हैं, अवार्ड करते हैं। अच्छा जी, आगे वो बता रहा है ये कहाँ पे यूजफुल है। ये हमारे पास शॉर्ट और क्रिएटिव आंसर के लिए, यानी कि इन शॉर्ट, शॉर्ट आंसर के लिए ये बड़ा जबरदस्त है ये यूज करना। ये सूट करता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को, जब आप एवेलुएट करते हैं या चेक करते हैं उसको, ये बहुत जो है वो बड़ा इफेक्टिव है। अच्छा जी, फिर आते हैं हमारे पास एनालिटिक रूब्रिक, जिसको हम एनालिटिकल रूब्रिक भी कहते हैं। ये क्या है? गिव मार्क्स फॉर ईच कंपोनेंट। यहां पे देखें, इन दोनों में फर्क देखें। ऊपर वाले में लिखा था ओवरऑल स्कोर, नीचे पे लिखा है ईच कंपोनेंट। यहां पे हम हर एक का छोटा छोटा हिस्सा बना के उसको मार्क्स अवार्ड करते हैं। तो ये कहाँ पे इफेक्टिव है? किस क्वेश्चंस को सूट करते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन को सूट करते हैं, डिस्क्रिप्टिव आंसर को जो है वो सूट करते हैं, जिसको हम ऐसे बेस्ड क्वेश्चन, जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं, उन सवालात के लिए ये एनालिटिकल जो है
वो बड़ा जो है वो कारामत है। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए? शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वो, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हमारे पास एनालिटिक। चले जी, अब हम तीसरे पार्ट को डिस्कस करते हैं। हमारे पास है जनरल रूब्रिक। जनरल रूब्रिक क्या है कि सेम क्राइटेरिया फॉर मेनी टास्क या सेम क्राइटेरिया फॉर मेनी क्वेश्चंस। चलिए इसको हम और आसान कर देते हैं, यहां पे क्वेश्चन लिख देते हैं। अब यानी कि एक ही क्राइटेरिया के तहत तमाम पेपर चेक किए जा रहे हैं। यानी कि एक क्राइटेरिया बनाया गया है, उससे शॉर्ट आंसर भी चेक कर रहे हैं, बड़े आंसर भी चेक कर रहे हैं, उसको जो है मतलब एक क्वालिटी को देख के तमाम जो है चीज चेक कर रहे हैं। तो ये किस लिए इफेक्टिव है, ये हम जब जनरल स्किल जो है वो चेक करते हैं तो जो उसके लिए ये जो है इफेक्टिव है। अच्छा जी, फिर हमारे पास आता है टास्क स्पेसिफिक रूब्रिक। टास्क स्पेसिफिक रूब्रिक क्या है हमारे पास? डिजाइन्ड फॉर वन स्पेसिफिक क्वेश्चन। यहां पे क्या करते हैं हम, एक मखसूस, एक स्पेशल जो है, हम एक सवाल के लिए जो है बकायदा तौर पे उसको डिजाइन करते हैं और उसको जो है चेक करते हैं। या फिर कोई स्पेशल टास्क हो, या फिर कोई असाइनमेंट हो, या फिर कोई प्रैक्टिकल हो, या फिर कोई एक प्रेजेंटेशन हो, तो उसके लिए बकायदा तौर पे हम एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को टारगेट करके जो है उसका रूब्रिक बनाते हैं। वो है हमारे पास टास्क स्पेसिफिक रूब्रिक। तो वो कहाँ पे यूज होता है? एग्जाम्स में यूज होता है, या फिर बच्चों को जो हम असाइनमेंट देते हैं वहां पे हम यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने देखा कि अब हमारे पास कितने टाइप्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो अब हम क्या करेंगे, इन चारों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और बकायदा तौर पे उसके हर एक के देखेंगे कि हर जो हमारे पास रूब्रिक है उसको कैसे बनाया जाता है और उसको कैसे यूज में लाया जाता है। चलिए जी, आगे चलते हैं। तो ये तो था हमारे पास इंग्लिश में इसका चार्ट, तो उर्दू में हमारे पास ये चार्ट है। तो जो हमारे पास उर्दू के कैंडिडेट्स हैं वो इस चार्ट से हेल्प ले लें, और जो हमारे पास इंग्लिश के कैंडिडेट्स हैं वो इस पार्ट से हेल्प लेंगे। ठीक है, चलिए जी, अब हम समझते हैं होलिस्टिक रूब्रिक को। ठीक है, चलिए जी, होलिस्टिक रूब्रिक को अभी हम समझते हैं। तो ये याद रखें कि हमने होलिस्टिक रूब्रिक के बारे में जो सवाल था कि ये एज अ वोल जो है हम इसको एवेलुएट करते हैं किसी भी क्वेश्चन को। चलें, अ होलिस्टिक रूब्रिक गिव्स वन ओवरऑल स्कोर फॉर द कंप्लीट आंसर। ठीक है, ओवरऑल स्कोर फॉर द कंप्लीट आंसर को हम जो इसमें चेक किए जाते हैं। ठीक है, पूरे जवाब का एक मजमूई नंबर हम दिए जाते हैं। द टीचर रीड द फुल आंसर। पहले वो क्या करता है, पूरा आंसर को जो है वो पढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप नहीं जाता, पूरा आंसर को पढ़ता है ऑन पोल्यूशन एंड जजेस एट इज अ वोल। फिर आखिर में जो है वो इसको जज करता है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेगा उसके बाद उसको जज करेगा। मार्क्स आर गिवन बेस्ड ऑन ओवरऑल क्वालिटी, क्लैरिटी एंड कवरेज। तो मार्क्स का जो है बुनियादी तौर पे जो है वो देखा जाता है कि बच्चे ने जो है वो किस मयार पे लिखा है, कैसे वजाहत की है। ठीक है, कितना जो है उस टॉपिक का जो है अहाता किया है। फिर उसको मार्क्स जो है वो अवार्ड किए जाते हैं। कैसे अवार्ड किए जाते हैं, चलिए जी, अब ये हमें आगे जो है स्लाइड में बताएगा। ये है, देखें स्टूडेंट्स, अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास ये नहीं है कि उसने डेफिनेशन को हम कितने मार्क्स दे रहे हैं, ये पार्ट भी इसमें नहीं है कि उसने कितने जो है प्रैक्टिकल स्टेप्स या प्रैक्टिकल मैयर जो है वो उसमें मेंशन किए थे, ये भी आपको इसमें नजर नहीं आएगा। यहाँ पे डायग्राम भी आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो एनालिटिकल है, जो हम मैं जो अभी लिख रहा हूं ये तो एनालिटिकल है कि हम हमारे एक पार्ट के लिए बकायदा तौर पे जो है मार्क्स एलोकेट करते हैं। यहां पे ये चीज नहीं होगा। ठीक है, यहां पे हम क्वेश्चन को एज अ वोल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को क्या लेते हैं, एज अ वोल लेते हैं। वोल क्या है, देखें, अगर बच्चे ने इनकम्प्लीट आंसर लिखा है तो हम उसको ग्रेड या परफॉर्मेंस उसको पूरे अवार्ड करेंगे और मार्क्स देंगे 2 या 3 मार्क्स। अगर बच्चे ने जो है वो लिखा है लेकिन कुछ हिस्से जो है उसमें मिसिंग है, कुछ हिस्से उसमें मिसिंग है, तो ये परफॉर्मेंस एवरेज को शो करती है और हम उसको मार्क्स देंगे 5 और 6। और अगर बच्चे ने जो है ऑल पार्ट्स वर एक्सप्लेन्ड, डायग्राम इंक्लूडेड, और अगर बच्चे ने तमाम पार्ट्स को एक्सप्लेन किया है तो उसकी परफॉर्मेंस हम एक्सीलेंट में कंसिडर करते हैं और मार्क्स देते हैं 9-10। अब यहाँ पे देखें,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने हर एक सेक्शन का अलग अलग मार्क्स क्राइटेरिया नहीं रखा। अब देखिए यहाँ पे मेंशन है सम पार्ट्स मिसिंग। हो सकता है डेफिनेशन मिसिंग हो सकता है टाइप्स जो है वो मिसिंग हो सकता है उसके प्रैक्टिकल जो मैयर थे वो मिसिंग हो, सोल्यूशन मिसिंग हो, लेकिन मैंने सिर्फ लिखा है सम पार्ट्स मिसिंग। तो ये क्या करते हैं, हम हैज अ वोल जो है उसको चेक करते हैं। तो अगर इस तरह रूब्रिक को हम इस्तेमाल करें तो ये होती है हमारे पास होलिस्टिक रूब्रिक। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आ गया? चलिए जी, हम आगे चलते हैं। और ये चार्ट जो हमारे पास जो उर्दू के कैंडिडेट्स हैं वो जो है इसको जो है वो देख सकते हैं। जी स्टूडेंट, तो अभी आपने जो है होलिस्टिक का ओवरव्यू देख लिया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड टाइप की जानिब, जिसको कहते हैं एनालिटिक रूब्रिक या एनालिटिकल रूब्रिक। ठीक है। तो ये उसके ऑपोजिट है। जो पहले हमने पढ़ा होलिस्टिक, उसमें ओवरऑल हम चेक करते थे। एनालिटिकल में हम क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स को देखते हैं, हर एक पार्ट को हम देखते हैं, छोटे से छोटे पार्ट को भी हम देखते हैं। चलिए जी, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। एन एनालिटिकल रूब्रिक डिवाइड मार्क्स इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन। यहां पे देखिए, आपको जो है देखिए इसमें फर्क नजर आएगा कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन को जो है मार्क्स में डिफाइन करते हैं, मार्क्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। हर एक जो क्वेश्चन का पार्ट है उसको हम अलग अलग मार्क्स देंगे कि भाई 2 नंबर डायग्राम के हो गए, 2 डेफिनेशन के हो गए, 4 नंबर इसके हो गए, 5 नंबर जो है वो सोल्यूशन के होंगे। इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो देते हैं। तो ऐसी मार्किंग को हम एनालिटिकल मार्किंग इसको हम कहेंगे। आगे समझते हैं, आगे क्या बोलता है। ईच पार्ट ऑफ द पोल्यूशन क्वेश्चन इज असेस्ड सेपरेटली। हर एक हिस्से के जो सवाल है, जो का जवाब है, हर एक का जो है हम अलग अलग जो है एनालिसिस करेंगे। हर एक पार्ट का हम अलग अलग जांच करेंगे। दिस टाइप इज मोस्ट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ये जो तरीका है, ये जो तवील सवालात हैं, ठीक है, जो हमारे एस्से टाइप क्वेश्चन है जिसको लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं, उसके लिए ये एक बेहतरीन जो है वो तरीका है कि फिर हम जाके एनालिटिक रूब्रिक जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। इट इंश्योर एक्यूरेट एंड फेयर मार्किंग। ये यकीनी बनाती है कि तमाम बच्चों के साथ जो है वो जो है इंसाफ वाली और दुरुस्त जो है मार्किंग को यकीनी बनाया जाए। तो जी स्टूडेंट, अब चलते हैं, इसको देखते हैं कि इसकी जो हमारे पास जो एनालिटिकल रूब्रिक्स में जब मार्किंग करते हैं तो हम क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स को कैसे डिवाइड करते हैं। चलिए जी, वो देखते हैं। ये देखें, अभी हमने कितने इसमें डिवीजन किए इससे पहले। जो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आपको नजर आएगा। यहाँ पे देखें, हमने क्वेश्चन को सिंपल 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, क्योंकि ये होलिस्टिक था। ठीक है, हम एज अ वोल चेक करते थे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पार्ट बाय पार्ट जो है हम चेक कर रहे हैं। ठीक है। चलें जी, इसको समझते हैं। अच्छा जी, जैसे कि इस सवाल को वही कंसिडर करें जो मैंने आपको पहले जो है उसमें स्क्रीन पे दिखाया था कि पोल्यूशन की तारीफ करेगा, फिर उसके टाइप्स बताएगा, फिर उसकी तफसील लिखेगा, फिर उसके मिसालें देगा, फिर उसके बाद कंट्रोल मैयर जो है वो सजेस्ट करेगा, और उसके बाद डायग्राम लिखेगा। उसी क्वेश्चन को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है। चलिए जी, डेफिनेशन, अगर उसने करेक्ट डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन लिखी है तो उसको 2 नंबर अवार्ड करेंगे। अगर उसने करेक्ट डेफिनेशन नहीं लिखी तो 1 अवार्ड करेंगे, और बिल्कुल ही इररेलेवेंट लिखी है तो उसको हम 0 मार्क्स अवार्ड करेंगे। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, अगर उसने ये 4 नाम लिखे, एयर, वाटर, सॉइल, नॉइस, तो उसको हम 4 मार्क्स अवार्ड करेंगे। अगर उसने जो है नहीं 3 के लिखे थे तो 3 के अवार्ड करेंगे, 2 उसने लिखे थे 2 के अवार्ड करेंगे, 1 लिखा था 1, और 0 का लिखा था तो 0। एक्सप्लेनेशन, अगर बच्चे ने डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है तो आप बच्चे को पूरे मार्क्स दें, 4 मार्क्स दें। ठीक है। अगर कम एक्सप्लेनेशन लिखी है तो उसको 2 मार्क्स अवार्ड करें, इस तरह। एग्जाम्पल, अगर उसने रिलेवेंट एग्जाम्पल ली बताई है तो आप 3 मार्क्स अवार्ड करेंगे। अगर रिलेवेंट एग्जाम्पल दी है तो आप उसको मार्क्स ही अवार्ड नहीं करेंगे, क्योंकि मिसाल अगर वो दे रहे हैं तो इररिलेवेंट दे रहे हैं, पोल्यूशन के बारे में नहीं है, एयर वाटर सॉइल नोस पोल्यूशन के बारे में नहीं है, कुछ और चीज के बारे में लिख रहा है, डिजास्टर के बारे में लिख रहा है, तो वो चीज नहीं है, उसको मार्क्स नहीं देंगे। कंट्रोल मैयर, अगर वो प्रैक्टिकल स्टेप्स के बारे में जो है बकायदा तौर पे एक्सप्लेन कर रहा है, वो कर रहा है, तो उसको हम 4 मार्क्स जो है वो अवार्ड करेंगे। डायग्राम नीट और लेबल्ड हो तो उसको हम 3 मार्क्स अवार्ड करेंगे। ठीक है। लेबल्ड ना हो तो 2 मार्क्स। ठीक है।
बहुत चीजें मिसिंग हो एक, और बिल्कुल ना लिखा हो तो जीरो। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, कि जैसे मैंने आपको बताया है कि एनालिटिक रूब्रिक यानी कि तज्जिया हम कर रहे हैं, हर एक सेक्शन का तज्जिया कर रहे हैं। देखिए कितने पार्ट रखे हमने, 2, 3, 4, 5, 6। देखें कितने पार्ट हैं, 6। दोबारा देखें, सुन लें, 6। अब मैं आपको थोड़ा दोबारा पीछे ले जाऊंगा। यहां पे हम क्या कर रहे थे, यहां पे सिर्फ 3, ये देखें, 1, 2, 3, जबकि इस मार्किंग में हम 6 पोर्शन को देख रहे हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं कि पार्ट बाय पार्ट हम क्वेश्चन को जो है वो उसकी असेसमेंट करते हैं। तो जी स्टूडेंट, ये तो था हमारे पास एनालिटिक। अब हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास रूब्रिक की टाइप है उसके पास चलते हैं। ये हमारे पास उर्दू के जो एस्पेरेंट्स हैं तो उनके लिए। अच्छा जी, अब हम आते हैं हमारे पास जनरल रूब्रिक, जिसको उमूमी रूब्रिक कहा जाता है। ये क्या है कि एक रूब्रिक बना दिया जाता है, उसी के बेस पे हम तमाम सवालात को फिर जो है उसी के मुताबिक जो है वो जज करते हैं। हम सेक्शन नहीं बनाते हैं कि उसने डायग्राम मिसाल दी है, वाटर पोल्यूशन के बारे में लिखेगा तो इतने मार्क्स जो है, वो सॉइल पोल्यूशन के बारे में लिखेगा इतने मार्क्स, नहीं। हम क्या करते हैं, उसकी जो मेजर चीजें हैं, जो जर्नल असेसमेंट की चीजें हैं वो हम चेक करते हैं। वो क्या है कि बच्चा जो है वो क्लैरिटी के साथ लिख रहा है, बच्चे की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्वेश्चन की जो है वो जिस अंदाज से पेश कर रहा है वो कैसा है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, और बच्चा अपने पेपर किस तरह जो है वो प्रेजेंट कर रहा है। हम इन चीजों को देखते हैं और हम फिर क्या करते हैं, मार्क्स का यहाँ पे देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। मार्क्स का बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर उसने अच्छा कंसेप्ट लिखा है, वाजिया तस्वर लिखा है, तो हम उसको फुल मार्क्स देते हैं भाई, 20 मार्क्स अवार्ड करें। देखिए यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि 2 नंबर इसके, 3 नंबर मिसाल के, 4 नंबर जो है वजाहत के, और 2 नंबर जो है वो सोल्यूशन के। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फुल मार्क्स देते हैं। भाई क्लियर कंसेप्ट है तो 20 मार्क्स, अगर पुअर एक्सप्लेनेशन है तो चले जी उसको लो मार्क्स दे दे। अब ये लो मार्क्स टीचर पे डिपेंड करता है, अगर उसने कुछ जो है वो कुछ कुछ लिखा है तो 10 नंबर, और अगर कुछ नहीं लिखा है तो 5 नंबर। ठीक है, थोड़े कदरे बेहतर लिखा है तो उसको 15 नंबर। ये नंबर देते हैं, और ये प्रॉपरली जो है बकायदा तौर पे टीचर के जजमेंट पे जो है वो असर करता है। ठीक है, चलें जी इसको समझते हैं। अ जनरल रूब्रिक कैन बी यूज्ड फॉर मेनी सिमिलर क्वेश्चन। ये एक रूब्रिक बनाया जाता है जो कि मुख्तलिफ सवालात के लिए जो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम क्या चेक करते हैं, बच्चे की वजाहत चेक करते हैं, बच्चा कैसे अपने जो है वो ख्यालात का इजहार कर रहा है, कैसे समझ रहा है, और पेपर में कैसे प्रेजेंट कर रहा है। द सेम रूब्रिक कैन असेस एनी इन्वायरमेंटल क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे वो बता रहा है कि अगर पोल्यूशन के हवाले से सवाल है, तो एक रूब्रिक का जो ये रूब्रिक बनाया गया है, ये किसी भी इन्वायरमेंटल क्वेश्चन पे जो है वो फिट हो सकता है। अगर कोई वाटर पोल्यूशन के हवाले से है तो उसमें भी आप जो है इसको फिट कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि जब मैं आपसे इस हफ्ते के आखिर में जब मैं आपसे मॉक टेस्ट लूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि, और ये सवाल मैं आपसे अभी लास्ट में भी पूछूंगा इस सेशन के एंड में, कि कौन सा रूब्रिक जो है वो बड़ा इफेक्टिव है असेसमेंट के हवाले से और कौन सा इफेक्टिव नहीं है, तब जब ये सेशन खत्म होगा तब आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप मुझे बताएंगे कि सर ये रूब्रिक का जो टाइप है ये बड़ा इफेक्टिव है असेसमेंट के हवाले से और ये इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, चलें जी। तो यहाँ पे जैसे हमने जिक्र किया कि बच्चा सही लिख रहा है, कंसेप्ट है, तो उसको फुल मार्क्स अवार्ड दो भाई, 20 नंबर दे दो। ठीक है, और पूरा एक्सप्लेनेशन है, लो मार्क्स है, तो चलो भाई बच्चे को 5 मार्क्स दे दो। ठीक है, चलें जी, ये तो हो गया हमारे पास जनरल रूब्रिक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जाने। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पार्ट है वो है हमारे पास टास्क स्पेसिफिक रूब्रिक। देखें, मखसूस काम का रूब्रिक। रूब्रिक क्या है कि एक जांच पैमाना है। ठीक है, एक जांच का एक पैमाना है जिसके हम जरिए कर रहे हैं। अब देखें कि यहाँ पे नाम से ही मेंशन है कि टास्क स्पेसिफिक, यानी कि इसको जब बनाया गया है तो ये किसी मखसूस काम के लिए बनाया होगा, किसी मखसूस सवाल के लिए बनाया होगा, एक मखसूस असाइनमेंट को चेक करने के लिए बनाया होगा। ठीक है, तो ये बड़ा स्पेसिफिक होता है। ठीक है, चलिए जी इसके बारे में समझते हैं।
A task specific rubric is prepared for one particular question only। तो ये बकायदा तौर पे एक सवाल को जो है वो मलहूज़े खातिर रख के जो है बकायदा तौर पे इसको बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये टास्क स्पेसिफिक है ना। इट लिस्ट एग्जैक्ट पॉइंट्स रिक्वायर्ड इन द पोल्यूशन क्वेश्चन। ये बकायदा तौर पे मेंशन करता है कि सवालात में कौन से सही नुकात होंगे, सिर्फ और सिर्फ आपने उसी को मार्क्स देने हैं। स्टूडेंट मस्ट मेंशन डेफिनेशन। यहां पे देखें, टास्क स्पेसिफिक है तो यहां पे बकायदा तौर पे बच्चे को पाबंद किया जाता है कि उसने डेफिनेशन लाजमी लिखनी है। टाइप्स, एग्जाम्पल, कंट्रोल मैयर और डायग्राम, ये तमाम के तमाम आपने लाजमी लिखनी है। अब मैं इस सवाल को, मुख्तलिफ भी हो सकते हैं ना, मुख्तलिफ सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे मैं बकायदा तौर पे बच्चे को पाबंद कर रहा हूँ सवाल में कि आपने डेफिनेशन लिखने हैं, आपने टाइप्स लिखने हैं, आपने एग्जाम्पल्स लिखने हैं, आपने कंट्रोल मैयर लिखने हैं और डायग्राम लिखना है। देखिए यहाँ पे मैं बच्चों को क्या कर रहा हूँ, ये 5 या 6 एरियाज में बच्चे को एक सर्कल के अंदर एक तरह से मैं उसको कह रहा हूँ कि आपने ये तमाम के तमाम लाजमी लिखने हैं। तो जब लाजमी का सवाल आ जाता है वो हमारे पास टास्क स्पेसिफिक बन जाता है। दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स, टास्क स्पेसिफिक क्या है कि मैं एक क्वेश्चन के बकायदा तौर पे मैं लिखता हूं कि भाई आपने तारीफ भी लिखनी है, आपने इकसाम भी लिखने हैं, आपने मिसालें भी देनी है और आपने कंट्रोल के तरीके भी बताने हैं और उसके आखिर में डायग्राम भी बताना है। तो ये इन 5 एरियाज को आपने लिखना ही लिखना है। तो लिहाजा ऐसे सवाल के लिए मैं बकायदा तौर पे जब 5 एरियाज मेंशन करूंगा, 5 एरियाज को अलहदा अलहदा लिखूंगा, डिफाइन करूंगा, इसको हम कहेंगे टास्क स्पेसिफिक। ठीक है, ये याद रखें कि टास्क स्पेसिफिक और एनालिटिकल रूब्रिक मिलता जुलता है। लेकिन एनालिटिकल रूब्रिक हर सवाल के लिए आप बना सकते हैं, जबकि टास्क स्पेसिफिक रूब्रिक किसी प्रैक्टिकल एक्टिविटी के लिए भी बना सकते हैं, किसी खास स्किल के लिए भी बना सकते हैं। तो इसमें यह फर्क है। ठीक है, चलिए जी एग्जाम्पल पे आते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले डिफाइन की कि पोल्यूशन उसने लाजमी लिखने हैं, 4 टाइप्स उसने लाजमी लिखने हैं, मस्ट गिव एग्जाम्पल, मस्ट डायग्राम। देखें यहां पे हमने कहा ना कि टास्क से रिलेटेड है, तो लिहाजा यहां पे लाजमी है कि उसने ये चीजें मेंशन करनी है। तो ये तो था हमारे पास डियर स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ रूब्रिक्स, जिसको हमने कवर किया। अब हम इसके जर्नल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये याद रखें डियर स्टूडेंट्स कि जो हम अब एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं तो वो बकायदा तौर पे हर एक के अलहदा अलहदा नहीं, हम ये जर्नल एज ले रहे हैं। ठीक है, तमाम रूब्रिक्स के एडवांटेजेस क्या होंगे वो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, पहला इसका एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है, क्लैरिटी इन एक्सपेक्टेशन। मुकम्मल तौर पे टीचर जो है वो एक्सपेक्टेशन जो उसकी होती हैं उसके मुताबिक जो है वो देखता है कि आया उसके एक्सपेक्टेशन के मलूज़े खातिर रख के ये चीज़ें स्टूडेंट लिख रहा है या नहीं लिख रहा। फेयर एंड ऑब्जेक्टिव मार्किंग, बड़ी मुनसिफाना और इंसाफ पर मबनी मार्किंग होती है, क्योंकि एक चीज़ डॉक्यूमेंट आपके सामने पड़ा है उसको देख के जो है आप जो है मार्किंग चेक कर रहे हैं। आ, साथ बैठा हुआ दूसरा टीचर है वो भी इसी ड्राफ्ट को देख के चेक कर रहा है, तीसरा बैठा है, चौथा बैठा है। तो अगर किसी एक हेड एग्जामिनर के तहत कोई 10 या 12 या 20 सब एग्जामिनर तमाम पेपर चेक कर रहे हैं, तो तमाम वो इसी पैमाने पे, इसी रूब्रिक्स के डॉक्यूमेंट को रख, ये जो है सामने रख के जो है उसको चेक कर रहे होते हैं। अच्छा जी, आगे हमारे पास इंकरेजेस कंप्लीट आंसर। इससे जो है जवाबात की जो है बच्चों को हौसला अफजाई होती है कि पूरे जवाब लिखें और उसको मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। और मैं आपको बताऊं कि बाज टीचर बकायदा तौर पे वो समझा देते हैं कि आपने सवाल में जो है वो क्या क्या अटेम्प्ट करना है। कंसिस्टेंट एवेल्युएशन, तो मुस्तकिल तौर पे जो है वो तशखीस होती है, सिर्फ एक वो नहीं होती, बकायदा तौर पे जो है वो उसकी तशखीस अमल में लाई जाती है। सेव्स टाइम्स इन मार्किंग, जब आपके सामने ये ड्राफ्ट पड़ा होगा, ये चार्ट पड़ा होगा, तो आप पेपर को बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर ये आपके पास पड़ा नहीं होगा तो उसमें गलतियां भी बहुत होंगी और इनकंसिस्टेंसी भी आ सकती है कि आप ज्यादा मार्क्स दे रहे हैं दूसरा कम मार्क्स दे रहे हैं, तो ये सूरत आ सकती है। फीडबैक फॉर स्टूडेंट, यहाँ पे बच्चों को फीडबैक बड़ा अच्छा मिल सकता है, खासतौर पे जब हमने एनालिटिकल की बात की या फिर हमने जो है वो टास्क स्पेसिफिक रूब्रिक की बात की। तो वहाँ पे आप बच्चे को बेहतरीन तौर पे फीडबैक दे सकते हैं कि आपके पेपर में क्या क्या इंप्रूवमेंट के एरियाज अभी बाकी हैं।
सेल्फ असेसमेंट टूल, इसको जो है वो खाका बना के आप अपना पेपर भी चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप में कौन से एरियाज जो हैं वो अभी भी आपने इम्प्रूव करने हैं। इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ आंसर, जब इस तरह रूब्रिक्स के जरिए पेपर आप चेक करेंगे या फिर स्टूडेंट को आप समझाएंगे कि आपका पेपर जो है वो रूब्रिक्स के जरिए इस तरह चेक होता है, तो जो बच्चे जो सवाल लिखते हैं उसके मयार में फिर इजाफा होता है, बच्चे फिर और अच्छे इंप्रूव करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि बाकायदा तौर पे बलूचिस्तान बोर्ड ऑफिस के हवाले से मैं आपको बताऊं कि बलूचिस्तान बोर्ड के आप जब उसके वेबसाइट में जाएंगे तो उन्होंने तो एक तो स्टूडेंट के जो टॉपर्स हैं, जो स्टूडेंट के टॉपर हैं, उनके पेपर अपलोड किए हैं, और दूसरे उन्होंने एक वीडियोस बनाए हैं जो बड़ा अच्छा काम हो रहा है। ठीक है, जो अच्छा काम है जाहिर है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और जाहिर है जिधर कोताहियां होंगी, इंप्रूवमेंट के एरियाज होंगे, वहां पे भी बोलना चाहिए बिल्कुल। तो अब हम, जैसे मैं बता रहा था कि एक तो उन्होंने स्टूडेंट के जो टॉपर हैं उनके पेपर अपलोड किए हैं, एक तो ये अच्छा काम है, तमाम बच्चे जो हैं उनसे आइडियाज ले सकते हैं। दूसरा इस हवाल इस पॉइंट से रिलेटेड है, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ आंसर। वहां पे बकायदा तौर पे उन्होंने वीडियोस बनाए हैं कि पेपर को एक्सप्लेन किया गया है, और मार्किंग स्कीम या रूब्रिक्स के हवाले से वो बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चन में जो है वो डिमांड की गई है। मुख्तलिफ सब्जेक्ट के केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, तमाम के हम जो है वो अपलोड हुए हैं, उसमें बकायदा तौर पे बताया जाता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है और बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशन है और इसकी मार्किंग स्कीम क्या होगी। ठीक है। अच्छा जी, ये तो थे इसके एडवांटेजेस। तो चलें स्टूडेंट, अब चलते हैं हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात चलते हैं। चलें जी, डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस करते हैं। पहला है टाइम कंज्यूमिंग टू क्रिएट। अब देखें कि एक पेपर में जो है वो चले हम एफ का पेपर उठा लेते हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। तो मिसाल के तौर पे 12 या 15 एमसीक्यूज होते हैं, चले उसकी तो की बनाना बड़े आसान है, हम बकायदा मेंशन कर देते हैं भाई ये इसकी की है या ये इसके आंसर है, पहले का ए है दूसरे का बी है सी है, वो तो आंसर है। देखिए जो सेकंड वाला पार्ट है जिसमें बकायदा तौर पे 10 या 12 शॉर्ट आंसर जो है वो लिखना होते हैं, तो अब इसका मतलब ये है कि एग्जामिनर बकायदा तौर पे 12 या 15 शॉर्ट आंसर्स लिखेगा, क्योंकि उसने ये शॉर्ट आंसर बकायदा तौर पे प्रॉपर तौर पे एक्सप्लेन करके जो उस पेपर में सवाल की डिमांड है उसी का जवाब बनाएगा। क्योंकि इसने तो ये पेपर या जो ये ड्राफ्ट है ये तो बाकी टीचर्स को भी देना है ना, कि आपने इसको देख के फिर जो है बच्चे को मार्क्स देने हैं। तो कितना टाइम मेरे होगा, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, उस पे कितना टाइम जाया होगा। तो देखिए कितना टाइम जो है इस पे लग रहा है। मे लिमिट क्रिएटिविटी, यहाँ पे बच्चा को कैद किया जाता है कि आपने जो है रूब्रिक्स के जरिए ही आपने जो है अटेम्प्ट करना है, अगर कोई नई बात उसके जहन में है, कोई आइडिया है उसको, तो उसके नंबर ही नहीं मिलते। ओवरली रिजिड, बहुत ही ये टास्क स्पेसिफिक है और बड़ा ज्यादा सख्त है, फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर बच्चे ने जो है वो पोल्यूशन के हवाले से कोई नई स्टडी की है, कोई नई रिसर्च के हवाले से बात की है, उसमें जो है उसको बिल्कुल मौका नहीं दिया जाता कि उसको मार्क्स मिले। मे नॉट फिट एवरी टास्क, हो सकता है ये जो रूब्रिक है ये हर सब्जेक्ट के लिए मौजू ना हो। ठीक है, ये भी हो सकता है। इंकरेजेस पॉइंट चेजिंग, यहाँ पे जो है एक रेस लग जाती है कि तमाम बच्चे जो है वो एक रेस में शामिल हो और ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल करें। तो दौड़ लग जाती है, दोस्तियां टूटती हैं, जेलिसियां होती हैं। ठीक है, एजुकेशन को जो है आजकल मॉडर्न दौर में इसको एज अ कोऑपरेटिव वे में लिया जाता है, ना कि कंपटीशन वाइज इसको लिया जाता है। डिपेंडेंस ऑन टीचर जजमेंट, तमाम तर जो सवाल पढ़ के आखिर में जो भी निसार है वो उसके सामने रूब्रिक पड़ा है, उसके सामने मार्किंग स्कीम पड़ा है, लेकिन फिर भी जो जजमेंट है वो टीचर करता है। और बाज औकात वो जजमेंट सही नहीं होती, उसके बच्चे का हक 5 है, हो सकता है वो टीचर उसको 3 दे रहा हो सकता है दूसरा टीचर उसको 6 दे रहा हो। तो ये जो है इसमें नाइंसाफियां जो है वो आ सकती है। तो जी स्टूडेंट, ये तो था हमारे पास आज का सेशन। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवालात हैं तो आप पूछ सकते हैं। और इसके हवाले से अगर आपने हमारे डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर, एसएसटी और लेक्चरर एजुकेशन, हेडमास्टर और डिप्टी डीओ के हवाले, क्लासेस के हवाले से मालूमात लेनी हो तो आप मुझसे इस राब्ता नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन है, कोई फीडबैक है तो आप मुझसे इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं।